इच्छाधारी नागिन जल कन्या। एक नदी के किनारे इच्छाधारी नागिन रहते थे। वे अपना जीवन खुशी से बिताते थे। उनमें से बहुत ही चालाक नागिन विशाखा सबकी चहेती थी, लेकिन जामिनी नाम की नागिन विशाखा को पसंद नहीं करती थी। उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। एक दिन सारे नागिन झुंड के लिए नए अध्यक्ष को चुनने का समय आता है। सभी नागिन विशाखा को ही उनकी नागरानी बनाना चाहते थे। यह सब कुछ जामिनी को पसंद नहीं आता। वह सोचती है, किसी भी हालत में विशाखा को नागरानी होने नहीं दूंगी। मैं खुद नागरानी बनूंगी। इसके लिए कुछ भी करूंगी। इस तरह रात के समय विशाखा को नशा देकर नदी में फेंक देती है। लेकिन नदी में गिरी विशाखा को एक जल परी उसके प्राण बचाकर नदी के किनारे ले आती है। हाँ, अरे नागिन, क्या हुआ? तुम नदी में कैसे गिर गई? तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। पता नहीं कैसे नदी में गिर गई। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगी। हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर वालों का पता लगाएंगे। बहुत दिनों तक विशाखा के ना लौटने पर सब नागिन समझते हैं कि वह मर गई होगी। इसलिए जामिनी को नागरानी बनाते हैं। जल कन्या और विशाखा दोनों घूमते रहते हैं। तभी बहुत ज्यादा बारिश होती है। बारिश में भीगकर जल कन्या मछली की तरह बदलकर इधर उधर घूमती रहती है। तभी वहां आए दो शिकारी उसे देखकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। इससे विशाखा नागिन का वेश धारण करके शिकारियों पर हमला करने से वे लोग भाग जाते हैं। बाद में बारिश रुक जाने पर वह मछली जल कन्या के रूप में बदल जाती है। विशाखा, मुझे उन शिकारियों से बचाने के लिए धन्यवाद। चलो चलकर तुम्हारे परिवार वालों को ढूंढते हैं। इस तरह वे दोनों ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। फिर जंगल में मंदिर के पास रुकते हैं। इस मंदिर में एक बुढ़िया रहती है। इन्हें देखकर कहती है, आप लोग कहाँ से आए हो? आप यहाँ रह सकते हो? ठीक है माता, हम यहाँ रहेंगे। इस तरह दोनों बुढ़िया की झोपड़ी में रहते हैं। इतने में वहां दो चोर आकर मंदिर में रखे कीमती चीजों को चुराने का प्रयत्न करते हैं। उसी समय विशाखा नागिनी का रूप धारण करती है। उसे देखकर चोर भाग जाते हैं। फिर बाद में नागिन रूप में बदल जाती है। नागिन, अगर तुम न होती तो आज चोर मंदिर से चीजें चुरा लेते। अभी आप चिंता मत करो, हमेशा हम आपकी देखभाल करेंगे। माता, इस कटोरी में जो भी आहार मांगोगी मिल जाएगा। अब हम चलते हैं। विशाखा और जल कन्या वहां से निकलते हैं। थोड़ी देर बाद नागिनी का घर मिल जाता है। वहां विशाखा अपने दोस्त से सारी बात बताती है। अपनी गलती मानकर जामिनी विशाखा से कहती है, विशाखा, मुझे माफ कर दो। नागरानी बनने की अत्याशा में तुम्हें मारने का प्रयत्न किया। विशाखा, तुम सब मिलजुल कर रहना। मैं चलती हूँ। इस तरह जल कन्या चली जाती है। हीरे का कुआं। रतनपुर गांव में राजेश और उसकी पत्नी बहुत मुश्किल से गुजारा करते थे। राजेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी बहुत लालची औरत थी। राजेश कुआं खोदने का काम करता था। एक दिन राजेश की पत्नी गुस्से में बोलती है, वफ, पता नहीं अब कब तक इस गरीबी में ही जीना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं मायके में ही थी। ये तुम्हारे ही पिछले जन्म का कर्म है, जो आज तुम्हारे साथ साथ मैं भी गरीबी में जी रहा हूं। लगता है तुम तो अमीर देश की शहजादी थी मायके में। दोनों के दोनों अपना मुंह फुलाकर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद, अजी सुनते हो? ऊपर से ये डब्बा उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है।
हाँ, छोटा पड़ रहा है तो जुबान से ही उतार लो। जुबान तो बहुत लंबी है। अब देखो जी, ज्यादा ताने बाने मत दो। हाँ, कह देती हूँ। हाँ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। तो जाना, मैं भी खुश, तुम भी खुश। ये डायलॉग पिछले 6 सालों से सुन रहा हूँ, और पता है ना, चाइना माल कभी वापस नहीं होता। अब सुधर जाओ, कह देती हूँ। उसी रात राजेश सोते सोते सपने में देखता है कि उसने एक जादुई कुआं खोदा जिसमें उसे हीरा मिलता है, और हीरा को घर लाते ही वह मर जाता है। अगली सुबह राजेश घबरा के उठता है और बिस्तर में बैठा होता है। तभी उसकी पत्नी दौड़ के उसके पास आती है। सुनते हो जी, सरपंच के 5 गण आए हैं और आपको आवाज दे रहे हैं। राजेश दौड़ के उनके पास जाता है। राजेश, तुम्हें सरपंच ने बुलाया है कल कुआं खोदने के लिए। गांव में पानी की कमी हो रही है। जी हुजूर, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ऐसा बोल सभी 5 गण चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुन लो जी, सरपंच ने पहली बार आपको अपने काम के लिए बुलवाया है। हाँ, अगर अच्छी रकम ना लेकर आए तो घर ही मत आना। हर जगह लालच करना अच्छा नहीं है। आज तक तुम्हारे लालच की वजह से ही हम गरीब के गरीब हैं। ऐसा बोलकर राजेश सरपंच के घर चला जाता है और पंचों के बताए हुए जगह पर कुआं खोदना शुरू करता है। लेकिन बहुत खुदाई के बाद भी पानी का नामो निशान नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद राजेश को एक हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। हे मानव, मुझे और मत खोदो, मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारे जादुई हीरे देता हूं जो कभी खत्म नहीं होंगे। मुझे धोबी का कुत्ता नहीं बनना है कुआं जी, जो घर का ना रहे ना घाट का। मैं अपने गांव वालों के साथ गद्दारी नहीं कर पाऊंगा। तभी राजेश को सपने वाली बात याद आती है। सोच समझकर बोलना, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। बहुत देर सोचने के बाद उसने फिर से लालच ना करते हुए हीरे लेने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मैं गांव वालों के साथ धोखा नहीं कर पाऊंगा। आज अपनी गरीबी को दूर करने के लिए आपसे हीरा तो ले लूंगा, लेकिन मेरे लालच से किसी की प्यास नहीं बुझ पाएगी। हीरे से ज्यादा अनमोल है पानी। राजेश की बातों से कुआं बहुत खुश होता है। तुम बहुत ईमानदार हो राजेश, आज से तुम्हारी गरीबी खत्म समझो। कुआं को धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। राजेश सरपंच से अपनी रकम लेकर घर चला जाता है। घर जाते ही उसकी पत्नी कहती है, क्यों जी, किसी और से तोहफा क्यों भेजा? हाँ, मुझे तो शर्म आ रही थी। राजेश मन में सोचता है, मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं तुमको गिफ्ट भेजूंगा। खैर बताओ तो सही, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक बूढ़ा आदमी आया था। उसने कहा यह तुम्हारे पति ने भिजवाया है। मैंने देखा तो इसमें हीरे थे। राजेश चौंकते हुए कुछ सोचने के बाद, अरे हाँ, मैंने ही भिजवाया था। राजेश सब समझ जाता है कि यह जरूर उस चमत्कारी कुएं का ही काम है, और उस हीरे से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करके बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगता है, और पति पत्नी दोनों खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें